हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स का थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का अगला टॉपिक, जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब अभी हम लोग वेरियस टाइप्स के कंडीशंस ले रहे हैं और वेरियस टाइप्स के कंडीशंस में हम लोग क्या निकाल रहे थे, प्लेन के इक्वेशंस जो है ढूंढ रहे थे। उसी में एक सिचुएशन है जब आपको तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया हुआ हो। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जब तीन पॉइंट अलग अलग जगह पर हो, मतलब एक लाइन पर फॉल ना कर रहे हो। तो अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उससे पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। अच्छा, ये यहां पर दिया हुआ है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ देर वीडियो को पॉज करके आप ये सोचो कि अगर एक हमारे पास ऐसा कंडीशन है जहां पर जो पॉइंट्स है ना, तीन पॉइंट जो है आपस में वो कोलिनियर है। अभी तो फिलहाल हमको नॉन कोलिनियर दिया है। ये तीन पॉइंट हैं ए, बी और सी, और ये तीनों कैसे हैं, कोलिनियर हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ए, बी और सी कोलिनियर पॉइंट से कितने प्लेन पास हो सकते हैं, ठीक है। कुछ सोचो, थोड़ा सा इमेजिन करो। तो जब आप थोड़ा सा सोचोगे और अच्छे से वेक्टर अलजेब्रा और प्लेन अगर आपको समझ में आया होगा, तो आप ये बोल सकते हो कि इन तीन पॉइंट से जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन क्या हो सकता है, पास हो सकता है। बेसिकली ए बी सी क्या है, एक लाइन है। उस लाइन पे हम लोग किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एंगल से क्या करा सकते हैं, एक प्लेन जो है पास करा सकते हैं। तो इसीलिए टॉपिक में यहां पर दिया हुआ है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि अगर तीन अलग अलग पॉइंट है तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन बन सकता है। लेकिन अगर कोलिनियर हुआ तो वहां तो बहुत सारे प्लेन बन सकते हैं। तो अभी यहीं पे हमको वही चीज पढ़नी है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो थोड़ा सा इसका डेरिवेशन हम लोग समझते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले में आएंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या क्या दिया है करके। तो एनसीईआरटी में जिस तरीके से डेरिवेशन इसने दिया हुआ है, उसको हम लोग थोड़ा सा फॉलो करते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट से जो है कैसे कोई प्लेन बनेगा। तो लेट से ये हमारे पास एक बहुत बड़ा कोई प्लेन है, ठीक है। ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन पे मान लो हमारे पास तीन पॉइंट हैं। एक है आर पॉइंट, एक है एस पॉइंट। जो एनसीईआरटी ने फॉलो किया मैं वही चीज फॉलो कर रहा हूं ना, ये है टी पॉइंट, ठीक है। आर के कोऑर्डिनेट आप मान सकते हो x1 y1 z1 है। एस के आप मान सकते हो x2 y2 z2 है। और टी के मान सकते हो x3 y3 और क्या है, z3 है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूं इससे ज्वाइन। तो ये एक वेक्टर मिलेगा मेरे को RT वेक्टर, और दूसरा एक वेक्टर मिलेगा RS वेक्टर। अब मान लो यहां पर एक, हम लोगों को पता है कि हम लोग एक जनरल पॉइंट कंसीडर करते हैं तभी तो हमको इक्वेशन मिलेगा। तो वो जनरल पॉइंट है P, और जनरल पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y और z। ये है ओरिजिन। तो यहां पर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो इसका पोजीशन वेक्टर मेरे को क्या मिलेगा, इसका पोजीशन वेक्टर मेरे को मिलेगा r, ठीक है। अब अगर ये तो अभी हमने वेक्टर को वेक्टर बनाया है ना, RT वेक्टर RS वेक्टर, इनका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से क्या है अगर ये हमको दिखाना है ना, तो लेट से ये जो R है ना, इस R का पोजीशन वेक्टर वेक्टर A है। ये जो है इसका पोजीशन वेक्टर जो है क्या है, B है वेक्टर। और फिर ये जो T वाला है, T वाले का जो पोजीशन वेक्टर है वो C है। तो A, B और C और R ये क्या दिखा रहे हैं, हमारे पोजीशन वेक्टर को ही दिखा रहे हैं ना, कोई नया चीज नहीं दिखा रहा है। वो पॉइंट के फॉर्म में था, उसको वेक्टर के फॉर्म में ये दिखा रहे हैं। इसको भी हम लोग यहां से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। अब अगर मैं इसमें आपसे बोलूं कि जैसे अगर मान लो हमारे पास एक है RS वेक्टर और एक है RT वेक्टर, अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, RS वेक्टर और RT का, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो वेक्टर अलजेब्रा में आप ध्यान से पढ़े होंगे तो समझ में आएगा कि अगर कोई भी दो वेक्टर हैं और दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है ना, वो दोनों वेक्टर्स पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो RS और RT है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ये है RS वेक्टर क्रॉस RT वेक्टर, और इन दोनों पर ही क्या है, ये परपेंडिकुलर है। इतना चीज तो आपको पता होगा।
ठीक। अब बाकी दो फॉर्मूले हमने कैसे निकाले थे, एक प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर ढूंढते थे और दूसरा एक प्लेन पर रखा हुआ वेक्टर ढूंढते थे और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमको अभी पता है कि इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो है वेक्टर आर एस और आर टी का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया। अब आप उस प्लेन में एक ऐसा वेक्टर ढूंढो जो कि प्लेन में हो, वेक्टर ढूंढना है, ठीक है। तो ए बी सी वेक्टर्स नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर है, आपको मैंने बोला वेक्टर ढूंढो करके। तो देखो अब यहां पर हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होगा फ्रॉम फिगर, ये जो आर एस वेक्टर है और ये जो आर टी वेक्टर है, इसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं पी आर के साथ तो डॉट प्रोडक्ट मेरे को क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि पी आर जो है इस प्लेन पर रखा हुआ एक वेक्टर है और आर एस क्रॉस आर टी क्या उस पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा ना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखो अगर मेरे को पी आर वेक्टर चाहिए तो मैं कैसे करूंगा, आर का जो पोजीशन वेक्टर है और जो पी का पोजीशन वेक्टर है वही चीज करूंगा मैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अच्छा अच्छा आरपी वेक्टर होगा ना, वेक्टर का डायरेक्शन आरपी है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ आरपी आरपी आरपी। तो आरपी का वेक्टर कैसे निकलेगा, पी का पोजीशन वेक्टर है आर है माइनस आर का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए है, ये तो आपको पता ही होगा ना। फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर एस, तो एस का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी है, और आर का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए है, तो बी माइनस ए। फिर यहां आएगा क्रॉस, ठीक है, आर टी, टी का पोजीशन वेक्टर क्या है, सी, और आर का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए। तो यहां पर ये आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो ये है आपका कौन सा फॉर्म, दिस इज कॉल्ड द वेक्टर फॉर्म ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। ये इंटू नहीं है ना, ये माइनस है, ये भी माइनस है बीच में, यहां पर भी ये माइनस है, ठीक। अब इसके बाद इसका अगर हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, या सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलता हूं, कार्टेशियन फॉर्म चाहिए, तो देखो कार्टेशियन फॉर्म आप चाहो तो डिराइव भी कर सकते हो, और अगर आप कार्टेशियन फॉर्म डिराइव नहीं करना चाहते हो तो आप इसका फॉर्मूला सीधा सीधा याद भी रख सकते हो। जैसे कि ये तो हमने अभी क्या निकाला, ये देखो वही है आर माइनस ए बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। जब आप इसका कार्टेशियन फॉर्म निकालोगे ना, तो कार्टेशियन फॉर्म तो आप निकाल सकते हो, लेकिन उसके बजाय आप इसको क्या करना, याद कर लेना। कैसे याद करोगे, देखो एक तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। कार्टेशियन फॉर्म, एक डिटर्मिनेंट्स लेना, इस डिटर्मिनेंट्स में लिखना x y z, फिर पीछे लिखना माइनस x1, इसके पीछे माइनस y1, इसके पीछे माइनस z1, फिर यहां पर भी माइनस x1, यहां पर भी माइनस x1, यहां पर माइनस y1, यहां पर भी माइनस y1, माइनस z1, माइनस z1, ठीक है। फिर अब देखो यहां पर x आ गया, x1 भी आ गया, तो यहाँ क्या आएगा x2, यहाँ क्या आएगा x3, यहाँ क्या आएगा y2, यहाँ क्या आएगा y3, यहाँ क्या आएगा z2, यहाँ क्या आएगा z3 इज इक्वल टू जीरो। तो आप इस फॉर्मूले को याद भी रख सकते हो, ठीक है। हर जरूरी नहीं कि हर चीज को हम लोग हमेशा डिराइव करके ही करें, लेकिन आप इस चीज को ऐसे जो है याद रख सकते हो, जिससे आपका वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों का दोनों एक साथ हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो एग्जांपल नंबर 18, फिर हमको अच्छे से समझ में आएगा। Find the vector equation of the plane passing through the point R, S and T। देखो अभी आपको दिया हुआ है, इनके कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। So given that points, क्या क्या पॉइंट्स है, देखो R का 2 5 माइनस 3, 2 5 माइनस 3, एस का है -2 -3 5, -2 -3 और 5, फिर उसके बाद टी का है 5 3 -3, 5 3 -3, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास ए के इसके कोऑर्डिनेट हैं।
तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला r माइनस वेक्टर a c माइनस a b माइनस a इस तरीके से था। मतलब आपको a वेक्टर चाहिए, b वेक्टर चाहिए और c वेक्टर चाहिए। और a वेक्टर था क्या, जो r था ना, डेरिवेशन में भी मैंने बताया था, जो r पॉइंट है उसी का पोजीशन वेक्टर। तो इसको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो और इनके कोऑर्डिनेट से माइनस करके, तो 2 माइनस 0 मतलब 2i, फिर 5 माइनस 0 मतलब 5j, फिर माइनस 3 कॉमा ये, तो ये हो जाएगा 3k। इसी तरीके से जब इसको आप वेक्टर बी में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2i माइनस 3j प्लस 5k। फिर इसको जब आप कन्वर्ट करोगे वेक्टर सी में तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5i प्लस 3j माइनस 3k। ये हमारे पास क्या हो गए, इनके जो है पोजीशन वेक्टर्स जो है हमारे पास हो गए। अब हमको वेक्टर इक्वेशन चाहिए, तो देखो वी नो दैट equation of a plane passing through three non-collinear points। तो उसका फॉर्मूला क्या था, देखो वेक्टर फॉर्म अभी चाहिए, तो वेक्टर फॉर्म में क्या था देख लो एक मिनट, अभी तो हम लोग निकाले थे ना, r माइनस a और यहाँ पर b, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आएगा ना, r माइनस a डॉट b माइनस, यहाँ पर एक क्रॉस नहीं है ये डॉट है, ठीक है, r माइनस a डॉट b माइनस a इन क्रॉस c माइनस a। सो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर c माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b माइनस a इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा वेक्टर r। a कितना है देख लो आपके पास, 2i प्लस 5j माइनस 3k। अच्छा r का भी तो आप पोजीशन वेक्टर ले सकते हो ना, r का पोजीशन वेक्टर जनरल पॉइंट होता है तो x y z होता है, तो उसको भी तो आप ले सकते हो। तो अगर मैं चाहूं तो यहीं पर क्या लिख सकता हूं, ये जो r है, r का पोजीशन वेक्टर भी मैं लिख सकता हूं। तो लेट से r का पोजीशन वेक्टर है xi प्लस yj प्लस zk माइनस a के पोजीशन वेक्टर क्या है, 2i प्लस 5j माइनस 3k, फिर c माइनस a। तो c में से a को मैं डायरेक्टली माइनस कर दूं क्या, तो 5 माइनस 2 कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पर आएगा 3i, 3 माइनस 5 करने से कितना आएगा, माइनस 2j, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस होकर 0 हो जाएगा ये। फिर क्रॉस प्रोडक्ट करना है इसका किसके साथ, b माइनस a के साथ। तो b माइनस a मतलब इसके पोजीशन वेक्टर में से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस 2 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4i, और ये हो जाएगा माइनस 3 और 5 माइनस 8, और 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8k इज इक्वल टू 0। यहीं तक लिखा है कि पूरा सॉल्व किया, एक बार देख लेते हैं। हाँ इसने यहीं तक लिख के छोड़ दिया है, तो देखो आप यहीं तक भी इसको लिख के क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है। r की वैल्यू भी इसने पुट नहीं की, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं किया, अच्छी बात है। तो यहाँ पर भी आप इसको लिख के क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, इसको r ही बना सकते हो। अगर आपको r लिखना है तो सीधा सीधा आपका सिंपल सा आंसर क्या बनेगा, वेक्टर r माइनस 2i प्लस 5j माइनस 3k इनटू क्या था फॉर्मूला देखते हैं, b माइनस ए सी माइनस ए, बी माइनस ए वाली वैल्यू कौन सी थी, ये वाली थी, ठीक है, कोई बात नहीं, ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट में है ना, आगे पीछे होंगे तो चलेगा। तो यहाँ पर आप लिखना माइनस 4i माइनस 8j प्लस 8k इंटू 3i माइनस 2j। इसको आप पहले लिखोगे फिर इसको बाद में लिखोगे ना, क्योंकि b माइनस ए था और c माइनस ए था, मैं उल्टा कर दिया था, इज इक्वल टू 0। तो ये आपका है वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, छोटा सा एक और टॉपिक है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। जैसे आप लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे ना, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्लास 11th में, और उसका फॉर्मूला क्या होता था, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इज इक्वल टू 1। तो कुछ उसी तरीके का हमारे पास यहाँ भी है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन करके, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन में यही भी बता देता हूँ कि जैसे ये मान लो हमारे पास क्या है, एक x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस है, इसमें एक प्लेन है,
जो कि एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट कर रहा है ए, वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट कर रहा है बी, जेड एक्सिस में इंटरसेप्ट कर रहा है सी। तो अगर ए, बी और सी रिस्पेक्टिवली एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन के अगर इंटरसेप्ट हैं उस प्लेन के, तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स अपॉन में ए, वाई अपॉन में बी प्लस जेड अपॉन में सी इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा हमारा उस प्लेन का इक्वेशन। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया हुआ छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद द इंटरसेप्ट 2, 3, 4। तो ए की जगह ये, बी की जगह ये, सी की जगह ये, तो x अपॉन में 2, y अपॉन में 3, z अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1। इसको एलसीएम लेकर सिंपलीफाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा सा था ये। अब आगे चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। यहाँ पर आप एक बार देख लो। ठीक है, 2, 3 और 4 दिया था, तो वो इंटरसेप्ट था a, b और c की वैल्यू। इंटरसेप्ट फॉर्म हमको पता है क्या, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b प्लस z अपॉन में c। a, b, c क्या है रिस्पेक्टिवली, वो जो प्लेन है x एक्सिस में कितना दूर कट कर रहा है, y एक्सिस में कितना दूर प्लेट कर रहा है, और z एक्सिस में कितना दूर जो है वो कट कर रहा है ओरिजिन से, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो a, b, c आपको समझ में आ गया होगा कि 2 दिया है मतलब x एक्सिस में 2 यूनिट है, 3 दिया है मतलब y एक्सिस में 3 है, और z दिया मतलब 4, z एक्सिस में 4 करके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ टू गिवन प्लेन। ये इंपॉर्टेंट भी है, ये एग्जाम में आता भी है। देखो, प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स मतलब दो प्लेन आपको गिवन रहेगा, और वो दोनों प्लेन एक दूसरे को जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ना, उस इंटरसेक्शन से एक और तीसरा प्लेन पास हो रहा होगा, तो ऐसे प्लेन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक दिखने वाला मिल जाएगा। तो हाँ, और दूसरा प्लेन है मान लेते हैं, हाँ ये दो प्लेन थे। इस प्लेन का नाम है पाई1 प्लेन, इस प्लेन का नाम है पाई2 प्लेन, और ये दोनों यहां पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस इंटरसेक्ट वाले पॉइंट से जो है ना एक और प्लेन क्या हो रही है, पास हो रही है। अब वो प्लेन कैसा है देखो, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया ब्लू कलर का, मान लो इस प्लेन का नाम है पाई3। तो इसी पाई3 प्लेन का आपको क्या निकालना है, इसी पाई3 का जो है आपको अभी इक्वेशन जो है निकालना है। ठीक है, तो अब देखो आपको कुछ इंफॉर्मेशन तो गिवन रहेगा। तो जैसे जो पहला प्लेन है, पहले प्लेन का जो इक्वेशन है ये आपको पता है कि जो पाई1 प्लेन होगा, उस पाई1 प्लेन का जो इक्वेशन है वो हम लोगों ने देख चुका है। प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, तो लेट से वो है r डॉट n1 इज इक्वल टू d1। देखो हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे ना उसके, एक तो था वेक्टर r इज इक्वल टू फुल वेक्टर इज इक्वल टू d, जहां पर ये जो n होता था ये सिंपल वेक्टर होता था, लेकिन अगर n कैप लग जाता था तो उसका मतलब क्या होता था, वो यूनिट वेक्टर होता था, और ये जो d होता था वो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था। जबकि नॉर्मल वेक्टर जब दिया रहता था तो ये d जो है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता था। याद आ गया ना, तो पाई2 कितना होगा, r2 डॉट n2 कैप इज इक्वल टू d1। अगर ये दोनों गिवन प्लेन के इक्वेशन हैं, तो इनसे जो बन रहा है इंटरसेक्शन से बनने वाला जो तीसरा प्लेन है, तीसरा प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो ध्यान से देखना, वेक्टर r डॉट n1 कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ m2 कैप इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ d2। ये होगा हमारा उस प्लेन का इक्वेशन। ठीक है, ये देखो यहीं पे दिया है r इज इक्वल टू n1 कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ d2 करके। ठीक है,
अगर ये जो है हमको जो इक्वेशन दिया है प्लेन का, उसमें ये d और ये n कैप क्या है, ये जो d है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और n कैप क्या है, उस नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। लेकिन अगर यही इक्वेशन, यही प्लेन का इक्वेशन मान लो आपको ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्म में ना देकर नॉर्मल वेक्टर के फॉर्म में देता, π1 ऐसा होगा, π2 ये होगा ऐसा, तो उस केस में प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाता, तो उस केस में होगा जहां पर पहले नॉर्मल वेक्टर आता था, मतलब यूनिट वेक्टर आता था नॉर्मल का, वहां पर अब ये नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ d2। ठीक है, तो पहले आप ध्यान से देख लेना कि इक्वेशन आपको प्लेन का कैसा दिया है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया है कि नॉर्मल वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग इसके बेसिस पर, ताकि हम, अच्छा इसका कार्टेशियन फॉर्म भी है ना, तो देखो इसका कार्टेशियन फॉर्म जो है आप चाहो तो जैसे ये है आपके पास, ये वेक्टर है, ये रिलेशन है आपके पास। अब ये काम करो, यहाँ पर जो पहला n1 वेक्टर है उसको आप अज्यूम कर लो वो क्या है, a1i प्लस b2j प्लस c1 के, जहां पर a b और c क्या है उसके डायरेक्शनल रेशियोज हैं, a2 b2 c2 क्या है दूसरे वाले प्लेन के जो है क्या है, या दूसरे वाले जो हमारे पास प्लेन है ना उसके डायरेक्शनल रेशियोज हैं। ठीक, और r जो है xi प्लस yj प्लस z के, जब आप इस वैल्यूज को यहाँ पर रखोगे ना तो आपको यही चीज जो है मिलेगी। कैसे मिलेगी, देखो जब आप यहाँ पर n1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a2, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट करोगे r के साथ, तो i और i का i के साथ करेंगे तो वही मिलेगा। तो a1 प्लस लैम्डा m2 इज इक्वल टू a प्लस b1 प्लस लैम्डा b2 इज इक्वल टू y प्लस c1 प्लस लैम्डा c2 इज इक्वल टू c इज इक्वल टू d1 प्लस d2। ठीक है, फिर इसके बाद एक बार लैम्डा वाले को आपस में रखोगे तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और एक बार बिना लैम्डा वाले को रखोगे तो बिना लैम्डा वाले में d इधर आकर माइनस हो जाएगा और इस पूरी फैमिली को ज्वाइन कर लेगा। लैम्डा वाले में जो है ये लैम्डा d2 यहाँ आ जाएगा और इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये है हमारे उस प्लेन के इक्वेशन। चलो अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा उसी के बेसिस पर है ये। Find the vector equation of the plane passing through the intersection of the plane this and this। अब देखो इसमें आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है कि ये जो r के साथ जो वेक्टर दिया हुआ है ना, जैसे i प्लस जे प्लस के और दूसरे वाले वेक्टर के साथ 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये n कैप है कि ये नॉर्मल वेक्टर है। तो देखो हमको फॉर्मूले में वही चीजें मिलती हैं, दोनों में n1 क्लैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2, और नॉर्मल में भी वही मिलेगा n1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2। तो आप उसमें ज्यादा परेशान मत होना, आप सिंपल सा कंपेयर करना, गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दिस एंड दिस, ऑन कंपेयरिंग we get n1 is equal to this, n2 is equal to this, d1 is equal to this, d2 is equal to -5 करके आप इसको लिखोगे। फिर आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो r डॉट n1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ d2, आपके पास ये वैल्यू मिलेगी। अब देखो ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में आपके पास लैम्डा की वैल्यू है क्या, नहीं है, लेकिन उसने बोला कि लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, और वो हिंट क्या है कि जो प्लेन है ना उस प्लेन में एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है कोई 1,1,1, उसको आप यहां पर रख दोगे, x की जगह 1, y क्या बोलते हैं, हाँ 1 1 और 1 जब आप रख दोगे यहाँ पर, क्योंकि आपने यहाँ पर r को भी तो रखा ही नहीं ना, r को पहले रखोगे xi yz, उसके बाद आप क्या रखोगे यहाँ पर, फिर से मल्टीप्लिकेशन करोगे, जहां जहां x दिखेगा वहां पर क्या रखोगे 1 1 1 रखोगे, फिर आपको यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। लैम्डा की वैल्यू जैसे मिलेगी इसको वापस से पुराने वाले इक्वेशन में आप रख दोगे तो आपको ये इक्वेशन जो है मिल जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस का मतलब क्या होता है कि अगर प्लेन में कहीं पर भी, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस का मतलब क्या होता है, को मतलब क्या होता है सेम, तो दो ऐसे लाइन जो कि सेम प्लेन पर हैं या नहीं है उसका चेक करने के लिए या उसका इक्वेशन निकालने के लिए क्या कंडीशन जो है होती है। तो देखो आपके पास दो लाइन है, पहला लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है। सबसे पहला टॉपिक याद करो, वेक्टर r इज इक्वल टू क्या था, वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b था, और b क्या होता था, जिस लाइन का हमको इक्वेशन निकालना होता था वो किसी दूसरे वेक्टर के साथ पैरेलल होता था। यहाँ पर देखो ये b1 और ये b2 क्या हैं, वही दो पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो अगर आप इसका डायग्राम अगर बनाओगे ना तो इसका डायग्राम आपको कैसा दिखेगा, मैं आपको थोड़ा सा रफली समझाता हूं कि इसका डायग्राम कैसा आपका हो सकता है। चलो
जैसे कि ये मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और हमारे पास क्या है जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। ये एक लाइन है मान लो, और इस लाइन के पैरेलल है यहाँ पर वेक्टर b1। ठीक है, ये एक लाइन है जिसके पैरेलल है एक वेक्टर b2, और इसके इक्वेशन तुमको दिए हुए हैं। पहले वाले लाइन का इक्वेशन क्या है, a1 प्लस, अच्छा ये a1 क्या है, तो ये जो लाइन है ना, ये a पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और ये जो लाइन है वो b पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो a क्या है, इस a पॉइंट का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है, सॉरी a1, और ये b पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से कितना है, a2 है। ठीक है, और ये b1 इसके पैरेलल है, ये b2 इस वाले लाइन के जो है पैरेलल है। तो ये जो दिया हुआ है ना, इसको हम लोग इस तरीके से इमेजिन जो है कर सकते हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो अब एक चीज देखो, ये जो b1 वेक्टर है और ये जो b2 वेक्टर है, अगर हम लोग इस b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, b1 और किसका, b2 का, तो b1 और b2 का जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमको, आंसर है उसका रिजल्टेंट हमको मिलेगा इस, अगर ये हमारे पास ऐसा एक प्लेन रहा होगा, तो अगर हम लोग यहाँ पर b1 क्रॉस b2 करेंगे ना, तो b1 क्रॉस b2 जो है क्या होगा, इस प्लेन पर जो है क्या आएगा, परपेंडिकुलर देगा। आपको याद है कि नहीं है, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट जो होता है वो उन दोनों वेक्टर से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और सिंस ये दोनों वेक्टर प्लेन पर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो वेक्टर b1 क्रॉस b2 का रिजल्टेंट आएगा वो पूरे प्लेन के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब अभी तक हमारी कहानी क्या चलती आती थी, एक प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ढूंढते थे, फिर एक प्लेन पर एक वेक्टर ढूंढते थे, फिर जब हमको मिल जाता था दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके जीरो कर देते थे। तो अभी तो हमको परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया, लेकिन अब प्लेन में वेक्टर कौन सा है, तो देखो ए बी एक प्लेन में वेक्टर है। तो फ्रॉम फिगर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ए बी वेक्टर है और जो b1 क्रॉस b2 है, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है ना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। अब आप यहाँ पर बोलोगे ए बी कैसे निकलेगा, ए बी मतलब बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर, ये a2 है, a का पोजीशन वेक्टर a1 है, और यहाँ पर आ जाएगा b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 0। तो अगर दो लाइन इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही होंगी तो वो दोनों आपस में क्या होंगी, एक ही प्लेन पर जो है एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो ये तो हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। आप चाहो तो इसका कार्टेशियन फॉर्म भी, a1 देखो a1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1 z1 होगा, a2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 y2 z2 होगा। तो आप जब इसका फॉर्मूला निकालोगे कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप इसको याद कर लेना, ये ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा। देखो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0 करके, तो इससे आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करना, मतलब डेरिवेशन भी कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना, इसको याद कर लेना ज्यादा इजी रहेगा। अब जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल नंबर 21, सो दैट द लाइन, अब देखो इससे डरने वाली बात नहीं है, ये लाइन का कौन सा फॉर्म दे दिया आपको, कार्टेशियन फॉर्म दे दिया, अच्छी बात है। तो लाइन के कार्टेशियन फॉर्म में जो डिनोमिनेटर में जो रहता है वो a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो यहाँ पर देखो a1 माइनस 3 b1 1 c1 5 a2 b2 c2 ये मिल जाएगा हमको। फिर उसके बाद फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, देखो अभी ऊपर में x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 क्या होता है, पहले वाला पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये तो आप निकाल सकते हो। x1 कितना होगा -3, y1 कितना होगा +1, z1 कितना होगा +5, x2 कितना होगा -1, y2 कितना होगा +2, z2 कितना होगा -5। इस वैल्यू को रखोगे तो ये आएगा। फिर आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देना, अगर डिटरमिनेंट को सॉल्व करने से 0 आ रहा है, इसका मतलब लाइंस जो है वो कोप्लेनर है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स है नहीं इस बार सिलेबस में, सो वी विल कीप इट। ठीक है, अब ये जितना भी चीज हमारे पास था हमने सब पढ़ लिया। अब सीधा हम लोग जंप करते हैं कहां पर, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन भी नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं, सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर जो है हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। ये एक एक प्लेन की इक्वेशन है, इस प्लेन पर एक नॉर्मल वेक्टर होगा कुछ ना कुछ, उस नॉर्मल वेक्टर का आपको डायरेक्शनल कोसाइन जो है फाइंड करना है। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और आपको क्या करना है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस भी आपको कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब ये तो देखो जो चारों इक्वेशन दिए हुए हैं, चारों के चारों इक्वेशन कैसे हैं, कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हैं।
अब आपके माइंड में एक कंफ्यूजन ये आ रहा होगा कि सर ये जो कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन दिया है ये कौन सा वाला है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी वाला है कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी, ये कौन सा वाला है? तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सेकेंड पार्ट है। क्यों? क्योंकि देखो इसने बोला कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो। अगर ये इस फॉर्मेट में दिया रहता lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी करके, तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो। लेकिन अभी आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्मेट में है, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, और जहां पर x y और z के जो कोएफिशिएंट होंगे वो डायरेक्शनल रेशियोज होंगे। तो पहले तो आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी वाले फॉर्म से उसको lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड वाले फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं पहले हम लोग क्वेश्चन को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो z इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखो मैं इसको थोड़ा सा अगर अरेंज करके लिखूं, सो गिवन दैट फर्स्ट इक्वेशन कैसा होगा, 0x प्लस 0y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू 2 होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हियर डायरेक्शनल रेशियोज आर a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको डायरेक्शनल रेशियोज पता है, अगर आपको डायरेक्शनल कोसाइन फाइंड करना है, तो आपके पास एक फॉर्मूला था, याद करो, एल एन ए इज इक्वल टू ए अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब अगर सारे डायरेक्शनल रेशियोज को इनके स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दे, तो यही सारी चीजें आगे चलकर क्या बन जाएंगी, डायरेक्शनल कोसाइन बनेंगी। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो अभी हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें ए बी और सी की वैल्यू हमने ढूंढ ली, हमको क्या चाहिए, डायरेक्शनल कोसाइन चाहिए। तो अगर आपके पास डायरेक्शनल रेशियो है और अगर आपको डायरेक्शनल कोसाइन चाहिए, तो आपके पास ये फॉर्मूला था, एल इज इक्वल टू ए, एम की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ बी आ जाएगा, एन की वैल्यू निकालोगे तो सी आ जाएगा। तो हमारे पास तो ए बी और सी ऑलरेडी है ही, तो क्यों ना हम लोग क्या करें, इसका स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लें, फिर इस इक्वेशन 1 को उससे डिवाइड कर दें, जिससे वो ऑटोमेटिकली डायरेक्शनल कोसाइन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, सो वी विल कैलकुलेट हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो बताओ भाई, ए स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, कितना आएगा, 1 आएगा। इतना चीज सबको समझ में आ गया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो, ऑन डिवाइडिंग 1 बोथ साइड इन इक्वेशन 1। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि a तो खुद यही है, तो a अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब ये l बन जाएगा। तो देखो अब यहां पर कितना आएगा, 0 अपॉन में 1x, तो ये डायरेक्ट a है, और ये स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये l बन गया। देखो फिर 0 अपॉन में 1 ये बन गया आपका m, और 1 अपॉन में 1 ये बन गया आपका n इज इक्वल टू z अपॉन में ये। तो अब यहां पर देखो कि आपका क्या हो गया, 0x प्लस 0y प्लस जेड इज इक्वल टू 2। अब आप बोलोगे कि सर पहले वाले में अभी भी वही तो चीज आई, क्या मतलब? तो यहां पर देखो कोइंसिडेंटली हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। दैट्स व्हाई आपको जो पहले इक्वेशन दिया था वैसी के जैसा इक्वेशन आपको दिख रहा है। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे कि इसको बिना सॉल्व किए, आप ऐसा मत बोल देना कि इसके डायरेक्शनल कोसाइन 0 0 1 है, वो तो अभी हमने सॉल्व करने से कोइंसिडेंटली आ गया। तो आप यहां पर लिखोगे डायरेक्शनल कोसाइंस आर 0 0 1 एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 2। इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि यहां पर x और y 0 था लेकिन यहां तो 0 नहीं है। तो यहां पर देखो इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, तब आपको मैं जो चीज समझाना चाहता हूं वो समझ में आएगा। सो गिवन दैट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो सिंपल सा चीज है कि यहां पर जब हम लोग ऑन कंपेयरिंग we will get a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to also 1। ये तो डायरेक्शनल रेशियोज हैं। so we will calculate square root of a square plus b square plus c square is equal to 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, √3।
अब इक्वेशन 1 को क्या करते हैं, √3 से डिवाइड करते हैं। सो ऑन डिवाइडिंग √3 इन इक्वेशन 1 बोथ साइड, तो क्या आएगा देखो, 1 में √3x प्लस 1 में √3y प्लस 1 में √3z इज इक्वल टू 1 में √3। तो ये बनेगा L, ये बनेगा M, ये बनेगा N और ये है आपका D। तो देखो पहले में अगर आप बिना सॉल्व किए करते तो 1 1 और 1 आता, जो कि गलत हो जाता। ठीक है, तो आप पहले इक्वेशन को देख लोगे कि वो इक्वेशन जो है ax के फॉर्म में है कि lx के फॉर्म में है। जैसे इस क्वेश्चन में ax प्लस by प्लस cz के फॉर्म में था, तो उसको हमने कन्वर्ट किया। बाकी दोनों क्वेश्चन आप खुद से जो है इसको क्या करना, सॉल्व करना। ठीक है, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। देखो ओरिजिन से जो है ये कितना दूर है, 7 यूनिट दूर है, एंड नॉर्मल टू द वेक्टर दिस, और इस वेक्टर के साथ वो क्या है, नॉर्मल है। अब आप अगेन बोलोगे कि सर ये जो वेक्टर गिवन है, अच्छा वेक्टर फॉर्म तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो वेक्टर फॉर्म सर ने बताया था ये होता है, और एक वेक्टर फॉर्म होता है n कैप इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पर जो वेक्टर दिया है ये n कैप है कि n है, तो वो पता चलेगा आपको डिस्टेंस से। देखो इसने क्या बोला, 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, इसने ये नहीं बोला कि 7 द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिया है, इसका मतलब ये नॉर्मल डिस्टेंस है, नॉर्मल डिस्टेंस। ठीक है, ये 7 जो है नॉर्मल डिस्टेंस है, और ये जो वेक्टर है ना ये n कैप नहीं है, ये नॉर्मल वेक्टर है, मतलब ये वाला केस का है। ये समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चीजें बहुत छोटी सी चीजें अगर ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आराम से आ जाएगा। अगर यहीं पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्ड लिख देता तो ये n कैप बन जाता, लेकिन अभी सिर्फ डिस्टेंस वर्ड यूज हुआ है, इसीलिए वो n कैप नहीं है, वो नॉर्मल वेक्टर है। तो उस नॉर्मल वेक्टर को पहले तो आपको n कैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो n कैप में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो तो ये हमारे पास है n वेक्टर, अगर आपको चाहिए n कैप तो n कैप कैसे निकलेगा, फुल वेक्टर अपॉन में उसका मॉड्यूलस। सो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। सो यहाँ पर ये आ जाएगा 3i प्लस 5j माइनस 6k और अपॉन में 36 और 9 हो गया आपका 45, 50, 60, 70 रूट ओवर 70। अब आपके पास n कैप मिल गया, अब उस फॉर्मूले में जो है रख सकते हो। ठीक, तो आप ये वाले फॉर्मूले में अब रख लेना r कैप, अब ये n कैप है, n कैप के जगह 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन में रूट 70 इज इक्वल टू 7। इस फॉर्मूले में रख दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। अरे भाई कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है, वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है, इससे इजी और क्या मिलेगा क्लास 12th में तुमको। ठीक है, सिंपल सा है, जो r वेक्टर दिया है, r इज अ जनरल पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट p, और p के कोऑर्डिनेट हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, x y और z। तो आपको r को किससे रिप्लेस करना है, xi प्लस yz प्लस zk से आपको रिप्लेस करना है, फिर इसके साथ इनटू कर देना है। तो जैसे पहला वाला है, फर्स्ट वाले में r के जगह आप क्या रखोगे, xi प्लस yj प्लस zk, फिर डॉट प्रोडक्ट में आपके पास कौन आएगा, i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू 2। जब इंटू करोगे तो कितना आएगा, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2। सिमिलरली इसका मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कितना होगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 1। इसका आप कर लेना, इसमें क्या है, s माइनस 2t इंटू एक्स, 3 माइनस t इंटू वाई, 2s प्लस t माइनस जेड इंटू जेड इज इक्वल टू 15। बस डराने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।